नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको टॉप 5 जॉब्स बताऊंगी और ये 5 जॉब की वैकेंसी कुल कितनी है। बड़ा बड़ा मैंने लिखा हुआ है, 27,000 से ऊपर वैकेंसी है। ये सारी जुलाई में कुछ आ चुकी है और कुछ एक्सपेक्टेड है कि जुलाई एंड तक आ जाएगी। मैं सिर्फ वही वैकेंसी यहाँ पे डिस्कस करूंगी, यानी कि वैकेंसीज ऑफ जुलाई। एंड सैलरी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी वैकेंसी, उसकी सैलरी आपकी 30,000 से 65,000 तक के बीच में है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं 5 पोस्ट आपसे डिस्कस करने वाली हूँ और इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर उनसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी मैच करते हैं तो वो सब भी इस फॉर्म को भरें। कौन कौन से फॉर्म है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले CHSL का फॉर्म जुलाई एंड, हद से हद अगस्त फर्स्ट वीक तक CHSL आना आपका एक्सपेक्टेड है। जब भी SSC कोई भी नोटिफिकेशन आउट करता है ना, तो वो इसी सीक्वेंस में करता है। सबसे पहले CGL होता है, ठीक है, देन CHSL होता है, फिर आपका CGL क्या है, CGL ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगता है, CHSL 12th मांगता है, इसके बाद 10th वाले यानी कि MTS और GD आ जाएगा। तो SSC जब भी नोटिफिकेशन रिलीज करता है इसी फॉर्मेट में करता है। CGL की आ चुकी है तो जाहिर सी बात है CHSL की आना बाकी है। अब CHSL की वैकेंसी आएगी और CHSL की वैकेंसी में 12th पास माना जाता है। अब आप समझो एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी है। हम 2023 की वैकेंसी एक्सेप्शन में गई थी जब ये डेटा आउट हुआ था। अदरवाइज CHSL में जो वैकेंसी है 3,000 से 3,500 तक के बीच में रहती है। आप किसी भी साल को उठा के देख लो, कहीं पे 3,200 है, कहीं पे 3,100 है, कहीं पे 37,3700 है। तो मतलब कि जो भी वैकेंसी आने के चांसेस है वो इसी रेंज में है, 3,000 से 3,500 तक के बीच में CHSL की वैकेंसी आने के, आउट होने के चांसेस हैं। ठीक है, और वो भी जुलाई एंड में। क्वालिफिकेशन पहले ही मैं बता चुकी हूँ, 12th क्लास पास मांगा जाता है। मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 27 है। अच्छा, ये फॉर्म इसलिए स्पेशल है क्योंकि बहुत से बच्चे इसको भर ही नहीं पाते हैं। बहुत से बच्चे की 27 जो एज है, मैक्सिमम एज, वो क्रॉस हो चुकी होती है, तो वो लोग इस फॉर्म को भर ही नहीं पाते हैं। तो बहुत कम लोग देते हैं, तो आपके पास अच्छे चांसेस होते हैं। तो 18 से 27 एज है इसकी। सैलरी जैसे CGL के अंदर अलग अलग पोस्ट होती है, वैसे ही CHSL के अंदर भी अलग अलग पोस्ट होती है। हर पोस्ट की अलग सैलरी होती है। CHSL के अंदर जो पोस्ट होती है लेवल 2 से लेवल 5 तक की जाती है और इसकी सैलरी 30,000 से 50,000 तक जाती है। 8th पे कमीशन लगने के बाद ही 45 से 60,000 पहुंच जाएगी ये। तो अच्छी जॉब है। CHSL बहुत बच्चा भरता है CGL की तरह से। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, मैथ्स, इंग्लिश, GS, रीजनिंग। कितने क्वेश्चन आते हैं, 25-25 सवाल। CGL में जैसे टाइमर आ चुका है, CHSL की नोटिफिकेशन आएगी उसमें भी टाइमर आएगा ही, क्योंकि सेम चेंजेस करता है SSC। ठीक है, हर क्वेश्चन इसमें आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि हर सब्जेक्ट आपका 50 नंबर का। टोटल बन गए 200, मतलब कि टोटल 200 नंबर का पेपर होता है और टोटल सवाल आते हैं 100। 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर होगा। सेक्शनल टाइमर में स्पीड बहुत मायने रखती है। सेक्शनल टाइमर का मतलब क्या होता है कि आपको हर सब्जेक्ट को करने के लिए 15 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश और GS तो हो जाती है जल्दी, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में स्पीड अच्छी होगी जिसकी, उसी का पेपर निकलेगा इस बार, चाहे CGL हो चाहे CHSL हो। सेक्शनल टाइमर कर दिया गया है। ठीक है, तो CHSL में क्या है, आपका 200 नंबर का प्री का पेपर होता है। आप इसको निकालते हो। मेरिट यहां से नहीं बनती है, मेरिट बनती है मेन से। यहाँ पे क्या होता है, एक आपका कट ऑफ सेट किया जाता है। जैसे 200 में से 150 नंबर सपोज कट ऑफ सेट कर दिया गया। अब इस कट ऑफ से ऊपर जितने बच्चों के नंबर हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है और वो देते हैं टियर 2 का एग्जाम। टियर 2 में क्या आता है, सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग आती है, फिर सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आता है, सेक्शन 3 में कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर देख के डरना मत, क्योंकि मेरिट यहां से नहीं बनती है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है नेचर में। मेरिट आपकी यहां से बनती है। जितनी अच्छी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS है, आपके पेपर के निकलने के उतने ज्यादा चांसेस होते हैं। एक केस मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूंगी। एक बच्चे का केस था, उसके इंग्लिश में, रीजनिंग में, GS में, मैथ्स में, सब में बहुत अच्छे नंबर थे। जो बच्चा सेलेक्टेड था उससे भी ज्यादा नंबर थे, फिर भी वो बच्ची सेलेक्ट नहीं हो पाई। मेरे पास मैसेज पड़ा था, पता है क्यों नहीं सेलेक्ट हो पाई? क्योंकि उसके इन सब में तो अच्छे नंबर आ गए, लेकिन कंप्यूटर में क्वालिफाई करने तक के नंबर भी नहीं आए।
तो कंप्यूटर से मेरिट नहीं बनेगी, लेकिन कंप्यूटर को क्वालिफाई करना जरूरी है। क्या क्या होता है समझो। प्री जितने बच्चों का निकलता है उनका सबसे पहले कंप्यूटर जांचा जाता है। कंप्यूटर अगर क्वालिफाइंग है तब तो ऊपर का पेपर चेक होगा, अगर कंप्यूटर क्वालिफाई ही नहीं किया है तो वहीं से आपका पेपर रिजेक्ट हो जाता है। ऊपर चाहे जितना अच्छा किया हुआ मायने नहीं रखता। आप परेशान मत हो, इसलिए परेशान मत हो क्योंकि हम जो CGL, CHSL, स्टेनो ये सारी प्रिपरेशन जो हम कराते हैं अपने ऐप पे, हमारे ऐप का नाम है लैब, वहां पे हम कंप्यूटर्स भी आपको कराएंगे और जितना हम कराते हैं उतना ही एग्जाम में आता है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचो कि मुझे कंप्यूटर से डर लगता है, मेरा क्या होगा, कैसे एग्जाम निकलेगा, ये बिल्कुल मत सोचो। ठीक, चलो तो यहां तक आपका हो गया। फिर तो आपका वो स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, मुद्दे की बात यहां तक होती है। तो ऐसे CHSL एग्जाम में सिलेक्शन मिलता है। तो हमने यहाँ पे सैलरी, एज, नोटिफिकेशन कब आएगी, कितनी इसमें वैकेंसी होगी, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। थोड़े से टाइम में CHSL के बारे में सब कुछ बता दिया, राइट। अब मूव करते हैं दूसरी वैकेंसी पे, क्योंकि हम यहाँ पे 5 वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी है आपकी CPO की। अगेन CPO की भी वैकेंसी जुलाई एंड अगस्त फर्स्ट वीक पूरा एक्सपेक्टेड है आउट हो जाएगी। इसमें क्या, इसमें कितने वैकेंसी निकलेगी, 23 में आपकी हर एग्जाम में 23 में कम थी, 24 में 4000 थी, 25 में 3000 थी। इसकी भी जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है वो आपकी 4000 प्लस 3500 से 4000 के बीच में रहेगी CPO की। ठीक है, क्लियर है। CHSL की 3000 से 3500 तक के बीच में रहेगी। अब ये मैं ऐसे कोई तुक्का नहीं मार रही हूं, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे डिस्कस कर रही हूं कि इतनी आपकी यहाँ पे रहेंगी वैकेंसी। CPO में समझो क्या होता है, CPO में ग्रेजुएशन मांगा जाता है। CPO की मिनिमम एज 18 साल नहीं होती है। CPO वही बच्चा दे सकता है जो मिनिमम 20 साल का है और मैक्सिमम 25 साल का है। ठीक है भैया, भाग दौड़ होती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है CPO में, तो यहाँ पे फिक्स है कि अगर आपकी एज 25 से ऊपर है तो आप ये फॉर्म भर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेवरेज मिलेगा उन सारे बच्चों को जो इस रेंज में आ रहे हैं, 20 से 25 की रेंज में, क्योंकि आधे से ज्यादा दुनिया तो CPO भर ही नहीं पाती है। तो ये एक अच्छा लेवरेज आपको मिलेगा यहाँ पे। सैलरी गजब की है, लेवल 6 जॉब है, 65,000 प्लस सैलरी है। 8th पे कमीशन लगते ही 80-85 हजार के आप आदमी हो जाओगे। बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी। ठीक है, परीक्षा इसमें क्या होता है समझो। सबसे पहले पेपर 1 होता है, पेपर 1 के बाद फिजिकल ट्रेनिंग होती है। जो फिजिकल ट्रेनिंग को क्वालिफाई करता है उसी को पेपर 2 देने को मिलता है, वरना नहीं मिलता है पेपर 2 देने को। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि CPO का एग्जाम उन्हीं को भरना चाहिए जिनकी फिजिकल मेजरमेंट पूरी है, जो एग्जाम में मांगी जाती है। ठीक, फिजिकल, अगर आपकी फिजिकल मेजरमेंट है, फिजिकल स्टैंडर्ड पहले समझ लो क्या है, क्योंकि आप मेंस का एग्जाम दे ही नहीं पाओगे CPO का। इनफैक्ट आप CPO का फॉर्म ही नहीं भर सकते हो अगर आपको ये नहीं पता है। दिल्ली पुलिस के फिजिकल स्टैंडर्ड SI मेल में है 170 सेंटीमीटर्स एंड फीमेल में आपका 170 सेंटीमीटर्स। ये तो हो गई आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस का अगर भरना चाहता है कोई भी बंदा तो मेल की 170 सेंटीमीटर्स और फीमेल की 150 सेंटीमीटर्स। CAPF के जो भी सोल्जर्स हैं उनमें SI में मेल 170, फीमेल, मतलब हाइट आपकी इतनी मानी गई है फिजिकल स्टैंडर्ड। अगर इससे कम है तो आप फॉर्म भर ही नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं है, फिर ये वैकेंसी आपके लिए है ही नहीं। अगर इस रेंज में आपकी हाइट है तो जरूर भरो। मेल का क्या होता है, फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है, जो फिजिकल टेस्ट होता है, असेसमेंट टेस्ट, उसमें दौड़ाया जाता है 100 मीटर 16 सेकंड में। 100 मीटर कवर करना होता है मेल को, 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, मतलब 6.5 मिनट का टाइमर लगा दिया जाता है और उसमें मेल को लगभग 1.5 किलोमीटर से ऊपर भागना होता है। गजब। लॉन्ग जंप करनी होती है 3.65 मीटर की, हाई जंप 1.2 मीटर का और शॉर्ट पुट 4.5 मीटर का होता है मेल में। फीमेल में कम हो जाता है, जैसे यहाँ पे आपको 1.6 किलोमीटर कवर करना है 6.5 मिनट में, यहाँ पे आपको 800 मीटर कवर करना होता है 4 मिनट में और 100 मीटर पर 18 सेकेंड में। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर और हाई जंप 0.9 मीटर होती है। ठीक है,
नोट मत करो, मैं अपने टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, अपने टेलीग्राम पे पूरी पीपीटी शेयर कर दूंगी, वहां पे जाके डाउनलोड कर लेना। अभी सिर्फ मेरी बात सुनो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीपीओ का एग्जाम आपको कब भरना है, दो चीजें देखनी है। सबसे पहले जो आपकी एज है वो 20 से 25 होनी चाहिए। आप भले ही इन सारे सब्जेक्ट में अच्छे हो या बुरे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बुरे भी हो तो हम आपको अच्छा बना देंगे, ठीक है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इतनी बातें सुनने के बाद सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं कराते हैं, मैं आपको नोटिफिकेशन कराने नहीं आ रही हूँ। यहाँ पे आपके एग्जाम से पहले प्रॉपर सिलेक्शन क्लासेस होते हैं, चारों सब्जेक्ट के डिटेल में, फिर मैराथन क्लासेस लगती हैं। इसी वजह से लैब पे इतने सिलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जरूर ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। हमारे जो ऐप है, ऐप का नाम है LAB लैब, वहां पे इंग्लिश तो मैं कंप्लीट पढ़ाती हूँ, इंग्लिश की गारंटी तो मेरी है ही, उसके साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर कराए जाते हैं। तो आपको पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं सोचना है सीपीओ का एग्जाम भरने से पहले। सीपीओ में आपको सिर्फ दो चीजें देखनी है, पहली आपकी जो एज है वो 20 से 25 होनी चाहिए, और दूसरी चीज आपको चेक करना है कि आपको ये सारी चीजें आप स्टैंडर्ड्स जो है वो मीट कर रहे हो कि नहीं। अगर मीट नहीं कर रहे हो तो इन सब का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। अगर मीट कर रहे हो तो फिर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा सुन लो। प्री के एग्जाम में तो यही चारों सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, जीके, कॉन्ट्स, इंग्लिश। जैसे आपकी सीजीएल और सीएचएसएल में 25-25 सवाल आते हैं, यहाँ 50-50 सवाल आते हैं, हर सवाल 1 नंबर का, यानी कि 200 सवाल 200 नंबर के होते हैं। फिर आपकी फिजिकल टेस्ट होता है वो होता है। फिर फिजिकल टेस्ट को जो बच्चा क्वालिफाई करता है उससे मेंस लिखवाया जाता है, और मेंस में आपके 200 सवाल आते हैं 200 नंबर के, और 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश इज द राजा ऑफ दिस एग्जाम। एमटीएस हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इन सब में ना सबसे ज्यादा नंबर की इंग्लिश आती है। तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फिर बता रही हूं, क्योंकि आपकी अंग्रेजी की टेंशन तो मैं दूर करने ही वाली हूं, ठीक है। इसको क्लियर है ना यहां तक पूरा? ओके जी। अब आ जाता है एमटीएस। लो जी, मैं लाखों शायद बहुत छोटा नंबर बोल रही हूँ, 30 लाख, 40 लाख ऐसे नंबर में एमटीएस के फॉर्म भरे जाते हैं, क्योंकि इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th है, और इसमें वैकेंसी भी भर भर के होती है। किसी साल 11,000, 9,000, 8,000, यहाँ पे 3-4 हजार में बातें नहीं होती हैं। एमटीएस की वैकेंसी सीधे ऐसा ही आती है, 10,000, 11,000, 12,000 ऐसे वैकेंसी आती है एमटीएस में, और एमटीएस में सिर्फ 10th पास माना जाता है। तो आप में से जितने भी बच्चे 10वीं पास हो, 10वीं पास वाले बच्चे को अगर हाथ में 30-32 हजार रुपए मिल जाएं तो कैसा रहेगा यार। हम तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमें तो वही 300-400 रुपए मिला करते थे, तो हम तो नहीं सोच सकते हैं। पर आपके पास मौका है। जब हम 10th में तो हमारे पास गाइडेंस नहीं था, इतने यूट्यूब चैनल भी नहीं थे, आपके पास है यार। सबसे जरूरी है जिंदगी में पैसे कमाना शुरू करो। आपको आगे की पढ़ाई करनी है ना, एमटीएस की नौकरी ले लो, पैसे आने लगे घर में, फिर आगे की पढ़ाई करो, सीजीएल पढ़ो चाहे आप पीसीएस पढ़ो, लेकिन पहले नौकरी हाथ में ले लो, ठीक है। 28-30 हजार रुपए 10वीं पास में अगर मिल रहे हैं तो तुरंत कैप्चर करो यार। और इसमें जो एज है आपका, कुछ पोस्ट में 18 से 25 साल एज मांगी जाती है, और कुछ में 18 से 27 साल। पोस्ट के हिसाब से एज वैरी करती रहती है। सैलरी रेंज मैंने आपको बता दिया है, 8th पे कमीशन लगते ही 40,000 पहुंचेगी ये सैलरी। तो एमटीएस का एग्जाम तो जरूर भरें, और इस चैनल पे तो एमटीएस के बच्चे भर भर के हैं, भर भर के। आप बस मेरा ये वीडियो देख के एक्टिव हो जाओ। मैं एमटीएस के शॉर्ट्स वीडियो सब डाल रही हूँ, देखो, और देखो कितना फायदा होगा आपको जब एक्चुअल लेवल देखोगे और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करोगे। 100% एग्जाम निकलेगा यार, 100%। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन हमने देख ली, सब्जेक्ट्स वही हैं आपके, लेकिन इसमें एक चेंज है। एमटीएस में क्या होता है, पूरा का पूरा एग्जाम आपका जो है, पूरा का पूरा एग्जाम वो डिपेंड करता है इंग्लिश और जीके पे। आपके एग्जाम्स में मैथ्स और रीजनिंग भी आता है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग होता है नेचर में। तो एमटीएस वाले बच्चे पूरा का पूरा ध्यान देते हैं जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में। अगर मैं और आसान शब्दों में बताऊं, जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, मुझे तो कई बार लगता है ये एग्जामिनर को खुद को नहीं पता होता है कि उसे क्या देना है। मतलब आपका सिलेक्शन यहाँ पे बनता है इंग्लिश के दम पे। रही बात इंग्लिश की, इस पूरे
नंबर में से। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी 70 से 75 नंबर मेरी गारंटी, मैं नहीं बोलूंगी ऐसे, मैं सीधे एक लाइन बोलती हूँ 75 नंबर मेरी गारंटी है। एमटीएस वालों जाग जाओ, सीरीज डाल रही हूं लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर, उसको अटेंड करो। मैं गारंटी दे रही हूं, गारंटी 75 नंबर आपके जेब में होंगे। मैं ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसे ऐसे शॉर्ट्स आपको यहां पे दूंगी। चैनल तुरंत सब्सक्राइब करो, ठीक है, और एक्टिव हो जाओ, फटाफट देखने लगो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या आता है, कैसे कैसे, ये मेरी जिम्मेदारी। नेगेटिव भी होता है इसमें, तो बहुत ध्यान से पेपर किया जाता है। एमटीएस की सबसे खास बात यह है, ये पेपर हो गया बस डन, कुछ ऐसा नहीं है मेंस वेंस है, कोई नहीं, बस कोई लोचा है ही नहीं, बस ये करो, नौकरी हाथ में, नौकरी जेब में, ठीक है। बढ़िया एग्जाम है, जरूर देना। फिर आपके 3 हो गए, 2 और बचे हैं। एसएससी के बाद अब आती है रेलवे की बारी। तो आरआरबी टेक्नीशियन 2026, यार इसका तो फॉर्म आपका टोटल आउट भी है। 30 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 29 जुलाई तक भरे जाएंगे। पोस्ट देखो 6200 पोस्ट है यार, बड़ी बात है ये। ऊपर से आपका यहाँ पे, अच्छा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान से सुनना, इसकी जो आरआरबी में टेक्नीशियंस होते हैं ना, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा अलग तरीके से दी जाती है। आपको एक बार में नोटिफिकेशन पढ़ के समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ पे अच्छे से क्लियरली समझा देती हूँ। आरआरबी में क्या होता है, 2 आपकी पोस्ट आउट है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3। जो ग्रेड 1 सिग्नल है उसमें 323 पोस्ट आउट हैं, और जो ग्रेड 3 है उसमें पूरी 6234। ज्यादातर बच्चे यही भरते हैं, ठीक, मतलब इसके लिए एग्जाम देते हैं। अब समझो, जो एज लिमिट है आपकी ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 18 से 23 साल होनी चाहिए, और ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट होती है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ना, मैंने एकदम क्लियरली छांट छांट के लिख रखा है इस पे, सुनो। टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 का सिग्नल, ये पोस्ट का नाम है, इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, चाहे फिजिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, आईटी में हो, या इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, इनमें से किसी में भी हो, आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। अगर बीएससी की डिग्री नहीं है तो बीटेक की डिग्री भी एक्सेप्टेड है, और अगर आपके पास बीटेक की डिग्री नहीं है तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी एक्सेप्टेड है। तीनों में से कुछ भी हो, चाहे बीएससी हो, बीटेक हो, डिप्लोमा हो, कुछ भी हो, लेकिन ये सारे में होना चाहिए, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इन 5 में, ठीक। ये हो गया टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। अब आता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बारी। तो ग्रेड 3 में क्या है, ग्रेड 3 में जितनी भी पोस्ट हैं उसमें आपका 10th क्लास मांगा गया है, लेकिन 10th क्लास के साथ साथ आईटीआई भी मांगा गया है, ठीक है। मतलब अगर नॉर्मल 10th क्लास है तो आप इसको नहीं भर सकते हो। एमटीएस को हर बच्चा भर सकता है जिसके पास 10th की क्लास का सर्टिफिकेट है। ये वाली पोस्ट हर बच्चा नहीं भर सकता। 10th क्लास के साथ साथ आईटीआई का भी सर्टिफिकेट है, तब आप इस पोस्ट को भर सकते हो, ठीक है। या आपके 10th क्लास के साथ साथ सीसीएए यानी कि ये कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो नॉर्मल 10th का बच्चा नहीं भर पाएगा। इस वाले फॉर्म के लिए आपके पास 10th के साथ या तो आईटीआई होना चाहिए और या तो सीसीएए होना चाहिए, ठीक। अच्छा, एक चीज और बताऊंगी, ये स्पेशल नोट मैंने लिख रखा है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में एसएनटी करके एक पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए 12th क्लास में अगर फिजिक्स और मैथ्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एसएनटी करके एक पोस्ट है सिर्फ उस पोस्ट में, ठीक। तो ये पूरा का पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। अब आ जाते हैं टेक्नीशियन की सैलरी के ऊपर। सैलरी की बात बताओ मैडम जी। तो ग्रेड 3 की सैलरी तो वही है आपकी 35 से 40, और 8th पे कमीशन लगते ही 45 से 55 पहुंचेगी। ग्रेड 1 सिग्नल की सैलरी 50 से 55 और 8th पे कमीशन लगते ही ये 60 पहुंचेगी। तो ये पूरा सैलरी का स्ट्रक्चर है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स मीट होने चाहिए। जैसे सीपीओ का एग्जाम देने के पहले आपको फिजिकल ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स आपके पास अगर हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हो। उसी तरीके से ये वाला फॉर्म आप तभी भर सकते हो जब आपके पास ये वाली एजुकेशन है और इसके साथ साथ मेडिकल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का है तो जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 मांगा गया है, और ग्रेड 3 के लिए जो स्टैंडर्ड है वो A3, B1, B2 और C1 ये सारा मांगा गया है। अब ये है क्या, ये
और ये अलग अलग तरीके से इसमें डेफिनेशन है, जैसे A1 में ये होना चाहिए, A2 में ये होना चाहिए, ये मैंने अलग से एक स्क्रीनशॉट, ये भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है मेरा। तो ये B1 ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। चलो, अब सिलेक्शन इन 3 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद DV होगा, मेडिकल होगा। एग्जाम का पैटर्न में क्या है, CBT में एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 90 मिनट का होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये 3 हो गया। ध्यान से देखो, इसमें इंग्लिश नहीं है, इसमें आपकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन। तो अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो आप इस फॉर्म को भरो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल होते हैं, रीजनिंग के 15, कंप्यूटर के 20, बढ़िया है यार, मैथमेटिक्स 20 और साइंस के सबसे ज्यादा 35 सवाल होते हैं। तो टोटल 100 सवाल 100 नंबर के, 1 सवाल 1 नंबर का, ठीक है। इसके बाद ये कौन सा है आपका, कहाँ गया, ये है ग्रेड 1 सिग्नल में ये सब आता है। फिर बात करी जाए ग्रेड 3 का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसमें मैथ्स में 25 सवाल, रीजनिंग में 25 सवाल, साइंस में 40, जनरल अवेयरनेस में 10। मैंने पहला ऐसा एग्जाम देखा है जिसमें जनरल अवेयरनेस में इतने कम सवाल हैं। टोटल 100 सवाल 100 नंबर के, ठीक, दैट्स इट। ये हो गया टेक्नीशियन की डिटेल। सबसे ज्यादा टाइम तो टेक्नीशियन की डिटेल में लग गया, लेकिन एकदम क्लियर होगा मेरे वीडियो के बाद, एकदम क्लियर होगा आपको। फिर है RRB JE 2026, ये वाला जो आपका एडवर्टीजमेंट है ये जुलाई में ही है, ये भी जुलाई में है, रेलवे वालों को बहुत वेट है इसका। क्वालिफिकेशन 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए, जो भी रिलेटेड ट्रेड है उसमें। BSc विद स्पेसिफिक ट्रेड इज ऑल्सो एलिजिबल, चाहे आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है चाहे BSc है, जिस भी ट्रेड के लिए आप JE भर रहे हो, इन दोनों में से कुछ भी है, आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। ये देखो नोटिफिकेशन मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए डाला है ताकि आपको पता चल जाए कि जो मैं ये जुलाई एक्सपेक्टेड लिख रही हूँ, ये वही अपने मन से नहीं लिख रही हूँ, प्रॉपर पेपर में आया था इसलिए लिख रही हूँ, जुलाई में एक्सपेक्टेड है। 4000 तक वैकेंसी, एज लिमिट 18 से 33 है, सैलरी बहुत अच्छी है, 55 से 65,000 और 8th पे कमीशन लगते ही 75,000 80,000 ऐसे सैलरी होगी। खैर JE के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हो यार, JE की क्या वैल्यू होती है, रुतबा ही अलग होता है। तो JE से आप एंटर करते हो, JE AE ऐसे करके फिर आप प्रमोट होते हो। एग्जाम का पैटर्न क्या है, कॉमन आपका मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और साइंस। इंग्लिश इसमें भी नहीं है। मैथ्स 30 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, साइंस 30 नंबर की। 100 सवाल 100 नंबर के हैं और टोटल 1.5 घंटे का समय मिलेगा आपको ये करने के लिए। फिर आपका Tier 2, मतलब जब आप Tier 1 क्वालिफाई कर लोगे, JE की जॉब ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाएगी कि ये किया आप JE बन गए। इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी तो कुछ सवाल होंगे, वो Tier 2 में पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आता है। फिर 100 नंबर का सिर्फ टेक्निकल एबिलिटीज का पेपर होता है, मतलब आपने JE अप्लाई किया है जिस भी ट्रेड से, आपके ट्रेड के ऊपर 100 सवाल होंगे कि आपने अपना ट्रेड पढ़ाई अच्छे से करी है कि नहीं। ये सारे तो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, ये तो सभी को पता होंगे। आपको अपने ट्रेड के बारे में कितनी जानकारी है 100 नंबर का अलग से होता है। तो Tier 2 ना ये अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है, इसके बाद आप JE बनते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा डेटा। एक बार फिर से बताना चाहूंगी शॉर्ट में, ये 5 जॉब्स CHSL, CPO, MTS, टेक्नीशियन और JE, ये 5 मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। इसमें इतनी, इसमें इतनी, इसमें इतनी है। टोटल की टोटल वैकेंसी 27,000 है। सैलरी सबकी अच्छी है, कुछ आपका 10th पास है, कुछ 12th, और किसी में स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये सारा का सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। आपको मैं कुछ चीजें यहाँ पे देने वाली हूँ, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, बस आप लोग उसका फायदा जरूर उठाएं। सबसे पहले तो कुछ आपको मैं दूं, इससे पहले आपसे कुछ मांगूंगी। वीडियो अच्छा लगा और क्लियर लगा तो 1 सेकंड रुक के चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। SSC और रेलवे की आपको तैयारी करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करना। एंड इसके बाद आपको कुछ फ्री तोहफे दिए जाएं। लैब की ऐप खोलना, लैब LAB लैब, लर्न विद अमन एंड बरखा। उसके बाद जब आप यहां पे आओगे, प्रीवियस ईयर पेपर को खोलना। यहाँ पे आपके जो भी एग्जाम्स हैं
जैसे आपको आरआरबी का भी मिलेगा, रेलवे का भी मिलेगा, एसएससी के भी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सारे पेपर फ्री में अपलोड हैं, क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश, हिंदी सबके साथ। तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो सभी लोग अपने अपने फोन में, LAB लैब लर्न विद अमन एंड बरखा, ठीक है। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। ऑल्सो बोलना चाहूंगी, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में मुझे बताइए और आप किस चीज के वीडियोस चाहते हो, वो वीडियो आपको तुरंत मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो जरूर शेयर करिएगा। आई होप आपको एकदम क्लियर है और बहुत अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू सो मच।